एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। हम इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से कैसे याद किया जा सकता है, उसकी कुछ आसान इजी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने वाले हैं। और वीडियो के बीच बीच में हम कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था, तो वो दुनिया का वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में से एक था, जिसके अंदर थे 22 पार्ट्स, उसके अंदर 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल। लेकिन बदलते टाइम के साथ, देश की बदलती नीड, बदलती सिचुएशन के हिसाब से पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट अमेंडमेंट्स किए। कभी कुछ आर्टिकल्स ऐड किए, कभी कुछ रिमूव किए, जिसके बाद आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट की है इतने आर्टिकल्स, इतने पार्ट्स और इतने शेड्यूल्स। लेकिन ये आर्टिकल, पार्ट्स और शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंस होता है, इसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मानिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक रेसिपी बुक है, ये एक कुक बुक है। अब दुनिया भर के जो डिफरेंट रेसिपीज है, उसको मैं अगर ऐसे ही लिस्ट डाउन कर दूं तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मान के देखिए, अगर डिमसम के जज्बात दही बड़ा आ जाए और फिर जज्बात मोदक आ जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो चीजों को सिंप्लीफाई करने के हम क्या करेंगे, डिफरेंट कुजीन्स के हम डिफरेंट चैप्टर्स बनाएंगे, डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे। तो एक आपका पार्ट हो गया इटालियन का, एक मैक्सिकन का, एक पैन एशियन का, एक इंडियन का, ऐसे डिफरेंट पार्ट्स हो गए। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट एरियाज के होते हैं। जैसे पार्ट 3 बात करेगा फंडामेंटल राइट्स की, पार्ट 4 बात करेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, और पार्ट 4A बात करेगा फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो हर एक पार्ट एक स्पेसिफिक एरिया की बात करता है। अब इन पार्ट्स के अंदर आते हैं आर्टिकल्स जो स्पेसिफिक क्लॉजेस या फिर स्पेसिफिक रूल की बात करता है। जैसे पार्ट 3 अगर बात कर रहा है फंडामेंटल राइट्स की, तो उसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड होंगे। जैसे आर्टिकल 14 बात करेगा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 बात करेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, आर्टिकल 21 बात करेगा राइट टू लाइफ की। तो एक पार्ट के अंदर जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वो उसी पार्ट से रिलेटेड होंगे। तो आपका पार्ट हो गया स्पेसिफिक चैप्टर, स्पेसिफिक एरिया, और पार्ट के अंदर आते हैं आर्टिकल जो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, स्पेसिफिक क्लॉजेस होते हैं। अब ना ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो डिफरेंट डिशेस, डिफरेंट रेसिपीज में यूज आ सकते हैं। जैसे कि गरम मसाला हो गया या फिर पाव भाजी मसाला। लेकिन अगर आप हर एक रेसिपी में ये लिस्ट डाउन करने लग जाओ कि गरम मसाला मतलब ये 20 मसाले और पाव भाजी मसाला मतलब ये 30 मसाले, तो आपकी कुकबुक कितनी बल्कि, कितनी लेंदी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, उन कॉमन अकरिंग चीजों को जो सब चीजों में यूज हो सकती है, उनकी एक लिस्ट बना के लास्ट में ऐड कर दोगे कि जिस रेसिपी में यूज होने वाला होगा आप पीछे रेफर करके यूज कर सकते हो। इसे ही हम कहते हैं शेड्यूल। तो शेड्यूल ना वो लिस्ट होते हैं, वो टेबल होते हैं, वो एनेक्स्चर होते हैं, जिसमें कुछ एडिशनल डिटेल्स दिए गए होते हैं जो अलग अलग आर्टिकल्स में यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 346 और आर्टिकल 347 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी ये नहीं बताते कि कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होगी या नहीं होगी। ये बात की गई है 8th शेड्यूल में, जो सारी की सारी ऑफिशियल लैंग्वेज को लिस्ट डाउन करते हैं। वैसे क्या आपको पता है, इंडिया की अपनी खुद की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है जो दिए गए हैं 8th शेड्यूल में। तो आपके पार्ट्स हो गए स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक चैप्टर, पार्ट्स के अंदर आते हैं आर्टिकल जो स्पेसिफिक रूल या स्पेसिफिक क्लॉज की बात करते हैं, और शेड्यूल वो एडिशनल डिटेल्स होते हैं जो लिस्ट या टेबल्स में मेंशन होते हैं। अब इन्हीं आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स को आसानी से कैसे याद किया जा सकता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे 12 शेड्यूल्स है उन्हें आसानी से सीक्वेंस वाइज कैसे याद किया जा सकता है उसकी ट्रिक समझने वाले। लेकिन ये बात भी क्लियर रखिए कि किसी भी ट्रिक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका कंसेप्ट अच्छे समझना। तो हम ना जल्दी से 1 लाइन में ये समझने वाले हैं कि हर एक शेड्यूल का क्या पर्पज है, और फिर जल्दी से हम ट्रिक भी समझ लेंगे। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को लिस्ट डाउन करता है, बस ये करता है। जो सेकंड शेड्यूल है वो इमोल्यूमेंट्स की बात करता है। अब इमोल्यूमेंट्स का मतलब, तो गवर्नर को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, प्रेसिडेंट को, लोकसभा के स्पीकर्स को, इन सबको क्या सैलरी, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस मिलने वाली है, इसकी बात करता है। तो इमोल्यूमेंट मतलब सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस। अब जो थर्ड शेड्यूल है वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स है, वो अपना ऑफिस में बैठने से पहले जो शपथ ग्रहण करते हैं, जो ओथ एंड एफर्मेशंस लेते हैं, वो दिया गया है थर्ड शेड्यूल में। इसके बाद जो फोर्थ शेड्यूल है वो राज्यसभा के सीट एलोकेशन की बात करता है। मतलब हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा में कितनी सीट एलोकेट किए जाएंगे उसकी बात की गई है फोर्थ शेड्यूल में। अब एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 244, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की बात करता है, जिसको ध्यान में रखते हुए 5th और 6th शेड्यूल को बनाया गया है। तो 5th और 6th शेड्यूल में किस चीज की बात की गई है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की।
तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखो, जो 5th शेड्यूल है ना, वो मेनलैंड इंडिया के 10 स्टेट्स जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन मेजोरिटी में, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन पर अप्लाई होता है। और जो 6th शेड्यूल है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे अप्लाई होता है। मेनली 4 स्टेट्स आते हैं जिसे फेमसली AMTM के नाम से जाना जाता है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सिर्फ इन चारों पे अप्लाई होता है। तो 5th शेड्यूल 10 स्टेट्स पे अप्लाई होता है और 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे अप्लाई होता है। वैसे क्या आपको पता है कि मणिपुर और लद्दाख में भी हाई ट्राइबल पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी वो 6th शेड्यूल के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है, जो कि काफी डिबेटेड और कंटेस्टेड टॉपिक है। अब नेक्स्ट है 7th शेड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार इसका रेफरेंस सुनेंगे। 7th शेड्यूल ना फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। देखो, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर्स होती है, दोनों पावर शेयर करते हैं। लेकिन किस टॉपिक पे कब कौन सी गवर्नमेंट लॉ बनाने वाली है, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए 7th शेड्यूल में ना बहुत इंटेलिजेंट काम किया गया है। 3 प्रॉपर लिस्ट दे दी गई है, 3 लिस्ट दी गई। मैं समझाती हूँ क्या। तो वो टॉपिक्स जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जिसपे देश भर में यूनिफॉर्म लॉ अप्लाई होने वाला है, वो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं यूनियन लिस्ट में। और इन टॉपिक्स पे लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। फिर वो टॉपिक्स जो स्टेट इंपॉर्टेंस के हैं, लोकल या रीजनल इंपॉर्टेंस के, वो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं स्टेट लिस्ट में, और इस पे स्टेट असेंबली लॉ बनाएगी। फिर वो टॉपिक्स जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी लॉ बना सकता है, वो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। ये याद रखिएगा कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई होती है तो हमेशा सेंटर जीतेगा, सेंटर के पास पावर्स आएंगे। अब ये जो तीनों लिस्ट है, ये 1950 में बनाई गई थी। अब 1950 में सारे टॉपिक्स तो सोचे नहीं जा सकते, तो उनका क्या होगा? तो उसके लिए रेसिड्यूरी पावर्स का प्रोविजन बनाया गया और ये बोला गया कि अगर ऐसा कोई भी टॉपिक आता है जो इन तीनों लिस्ट में कवर्ड नहीं है, तो उस पर लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर होगी पार्लियामेंट के पास। ये कहा गया रेसिड्यूरी पावर्स में। तो 7th शेड्यूल इन 3 लिस्ट की बात करता है, फेडरल स्ट्रक्चर को अच्छे से डिफाइन करता है। इसके बाद है 8th शेड्यूल, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है और 22 लैंग्वेजेस को एज ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करता है। ओरिजिनली इस लिस्ट में 14 लैंग्वेजेस थे, लेकिन वक्त के साथ साथ डिफरेंट अमेंडमेंट होते गए, जैसे सबसे रिसेंट है 92nd अमेंडमेंट, जिसने इन 4 लैंग्वेजेस को इस लिस्ट में ऐड किया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे शेड्यूल्स में जो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शेड्यूल है, हम उसकी बात करने वाले। हम बात करने वाले 9th शेड्यूल की। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए स्ट्रॉन्ग और रिफॉर्मेटिव लॉज की जरूरत थी। लेकिन जब भी पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ लाती, जैसे रिजर्वेशन को लेके, लैंड रिफॉर्म को लेके, राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, तो वो किसी ना किसी के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा होता। और जैसे ही वो होता, कोर्ट तुरंत लॉ को जुडिशियली रिव्यू करती और लॉ को स्ट्राइक डाउन करती। ऐसे ना पार्लियामेंट के हाथ बंद गए थे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं ला पाए थे। तो फिर उन्होंने इस चीज का सोल्यूशन निकालते हुए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया 9th शेड्यूल। और इसका लॉजिक ये था कि अगर किसी भी लॉ को पार्लियामेंट अगर 9th शेड्यूल के अंदर डाल दे रही है, तो कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, उन लॉज को ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो जब भी गवर्नमेंट को किसी ऐसे लॉ को जज से या कोर्ट से प्रोटेक्ट करना होता, उनसे छुपाना होता, वो उस लॉ को 9th शेड्यूल के अंदर डाल देते। लेकिन ये सब कुछ चला 2007 तक, क्योंकि 2007 में आ गया IR कोहेलो का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को अगर वॉयलेट कर रहा है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर का खंडन कर रहा है, तो कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है। तो ये है 9th शेड्यूल। इसके बाद इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए 52nd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 10th शेड्यूल, जो एंटी डिफेक्शन लॉस की बात करता है। इसके बाद जैसे 7th शेड्यूल में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई, वैसे ही 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लिए 11th और 12th शेड्यूल को ऐड किया गया, जो वो सब्जेक्ट्स लिस्ट डाउन करते हैं जिन पे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज लॉज बना सकते हैं। तो ये हैं वो 12 शेड्यूल्स, और ये है उन 12 शेड्यूल्स को आसानी से याद करने की आसान सी ट्रिक, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, हर एक लेटर एक शेड्यूल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो फर्स्ट लेटर है टी, ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट शेड्यूल को और बात करता है स्टेट्स एंड टेरिटरीज की। ई बात करता है इमोल्यूमेंट्स की। ए बात करता है ओथ एंड एफर्मेशन की। आर बात करता है राज्यसभा की सीट एलोकेशन की। अब आपको याद है 5th और 6th शेड्यूल को हमने अच्छे से समझा था,
और ये जाना था कि 5th और 6th शेड्यूल ट्राइब की इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की बात करता है। तो ये जो एस है ये बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज की, वो 10 स्टेट्स की, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इनकी। अब अगर एस से हम शेड्यूल्ड एरियाज याद कर रहे हैं तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसे हम रेफर करेंगे एज अदर एरियाज। तो शेड्यूल्ड एरियाज एंड अदर एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। फिर एफ हो गया फेडरल स्ट्रक्चर, वो जो 3 लिस्ट दी गई थी। ओ से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, बहुत सिंपल है। एल हो गया लैंड रिफॉर्म, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल 9th शेड्यूल। डी हो गया एंटी डिफेक्शन लॉस, और पी और एम सबसे लास्ट में हमने देखा था पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से आप सीक्वेंस वाइज 12 शेड्यूल्स याद कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि जो ट्रिक है ये मेरी बनाई हुई नहीं है, इंटरनेट पे जो वास्टली अवेलेबल ट्रिक्स है जो सबको पता होती है, ये वीडियो उनका कंपाइलेशन है ताकि आपको एग्जाम्स में आसानी हो। अब आप बस सोचिए कि अगर इसी तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया जा सकता, एक एक करके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को इन डेप्थ तरीके से रेलेवेंट एग्जाम्पल और केस लॉज के थ्रू, पेशेंस और लॉजिक के थ्रू अगर एक्सप्लेन किया जा सकता। अब इसी फ्यूचर टेंस को ना मैं प्रेजेंट टेंस में बदलते हुए आपको बताना चाहूंगी कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर मेरा खुद का एक कोर्स है ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने और मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके आपको कॉन्स्टिट्यूशन इंटरेस्टिंग और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इंटरैक्टिव वीडियोस के थ्रू, जिसमें आपको फुल फ्लेजेड एक्सप्लेनर वीडियोस भी मिल जाएंगे और शॉर्ट रिवीजन वीडियोस भी मिल जाएंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लेन किए, जैसे रिट्स कब और कैसे फाइल किए जा सकते हैं, आरटीआई कब फाइल की जा सकती है, एक प्रोटेस्ट कब इलीगल कहा जाएगा, उसके आगे आप क्या कर सकते हैं, और बियॉन्ड बुकिश नॉलेज कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अप्रोच किया जा सकता है वो एक्सप्लेन किया है, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू और इंटरेस्टिंग असेसमेंट के थ्रू। देखो कॉन्स्टिट्यूशन से ना डरने की या उसे रटने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। सो डू चेक आउट आवर कोर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसे बहुत ही मन से बनाया गया है, इसकी लिंक आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। एंड डू समथिंग ग्रेट विद इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशन के इतने सारे पार्ट्स को सीक्वेंस वाइज वो भी आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन आपको याद है हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था कि जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उसमें थे 22 पार्ट्स, लेकिन आज के डेट पे हमारे पास कितने हैं, 25 पार्ट्स। लेकिन फिर भी अगर आप आज भी पार्ट्स की सीक्वेंसिंग देखोगे तो वो स्टार्ट होती है पार्ट 1 से, लेकिन एंड होती है पार्ट 22 पर। लेकिन अभी तो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 25 पार्ट्स है, तो एंड नंबर तो 25 होना चाहिए। ये 22 क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई नया पार्ट ऐड किया जाता है, या फॉर दैट मैटर अगर कोई नया आर्टिकल भी ऐड किया जाता है, तो उसे अल्फाबेटिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9A, 9B, 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नए पार्ट्स को, नए आर्टिकल्स को अल्फाबेटिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्यों? ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ओरिजिनली हमारे पास है 22 पार्ट्स, जिसमें से पार्ट 7 को डिलीट किया गया, हो गए 21 पार्ट्स। फिर 4 नए पार्ट्स को पार्ट 4A, 9A, 9B और 14A को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद हमारे पास हो गए 25 पार्ट्स। और इन सारे 25 पार्ट्स को एक साथ सीक्वेंस वाइज आसानी से याद करने की बहुत ही फन ट्रिक है। चलिए समझते हैं। तो इस एक स्टेटमेंट से आप सारे 25 पार्ट्स लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। अब इस स्टेटमेंट को याद करते वक्त बस ये अज्यूम कर लीजिए कि आपको जो स्पोकन इंग्लिश है और जो रिटन इंग्लिश है वो थोड़ी सी कमजोर है। बहुत ही फन स्टेटमेंट है, कुछ ऐसा जाता है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यूपी, मीट चाइल्ड श्याम, राम, fruit tastes sweet to eat, so only eat Maggie as tasty snack। और अगर आपने ये स्टेटमेंट याद कर लिया तो आपको सारे पार्ट्स याद हो जाएंगे। इसका हर एक जो फर्स्ट लेटर है वो एक पार्ट से रिलेट करता है। लेकिन डिस्क्लेमर, सिर्फ स्टेटमेंट याद करने से आपको पार्ट्स याद नहीं हो जाएंगे जब तक आपको पार्ट्स की भी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हो तो, वरना तो सिर्फ आप कंफ्यूज होंगे कि ये एफ किसके लिए है, ये एफ किसके लिए है और ये एफ किसके लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सारे पार्ट्स को ना बैच बाय बैच इजी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और फिर स्टेटमेंट्स उन्हें याद करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ 5 मिनट यहाँ पे देंगे, पहले वीडियो को समझ लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, पेपर में लिख के खुद याद करेगा। मुझे ये ओल्ड स्कूल टेक्निक बहुत अच्छी लगती है कि जब पेपर में लिखते हैं तो हैंड आई माइंड कोऑर्डिनेशन होता है, चीजें लंबे वेट के लिए याद होती है। आप सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा और 25 पार्ट्स, ट्रस्ट में आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मुझे भी 25 पार्ट सीक्वेंस वाइज याद नहीं थे। मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि पार्ट्स क्या होते, पर लाइन वाइज नहीं थे।
यहीं पे सिर्फ 5 मिनट में मैंने 25 पार्ट्स याद किए और मैं अभी सबको बता रही हूँ कि मुझे सारे पार्ट्स याद हो चुके हैं। तो सिर्फ 3-4 मिनट रहेगा, आपको चीजें याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरे पार्ट्स को ना हम बैच बाय बैच अलग अलग सिनारियोज लेके याद करेंगे और फिर सबको कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहला सिनारियो ये है कि जब बचपन में आप रेस ट्रिप खेलते थे, छुपा छुपाई खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, तो उसके लिए आपके क्या बेसिक रूल्स है कि कौन से एरिया में आप हाइड एंड सीक खेल सकते हैं और दूसरा कौन कौन लोग खेल सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ना सबसे पहले यही चीज डिस्कस की गई कि इंडिया का मैप कौन सा होगा, कौन कौन सी चीजों का यूनियन होगा, टेरिटरीज कैसे होगी और कौन कौन लोग सिटीजन कहलाएंगे। तो इस यू से हो गया पहला पार्ट यूनियन एंड टेरिटरी और दूसरा पार्ट हो गया सी से सिटीजनशिप। तो यूनियन एंड टेरिटरी और सिटीजनशिप। अब इसके बाद एक चीज जो सबको पता होनी चाहिए वो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पार्ट 3, 4 और 4A जो रिलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटी से। यहाँ पे आता है पहला कंफ्यूजन कि ये वाला एफ किससे है और ये वाला एफ किसके लिए है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये कि फंडामेंटल राइट्स पहले आएंगे। क्यों? क्योंकि बिना फंडामेंटल राइट्स के तो कॉन्स्टिट्यूशन आ ही नहीं सकता। सबसे मेन चीज है फंडामेंटल राइट्स। और जो पार्ट 4A है, 4A मतलब अल्फाबेटिकल एडिशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद इसे ऐड किया गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में ऐड किया गया। तो फंडामेंटल राइट्स पहले आए पार्ट 3 और बाद में आया पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। अब यहां से देखते हैं। तो यू से हो गया यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 4A, नॉट 5, 4A। 4A मतलब ये बाद में ऐड किया गया। अब इसके बाद के जो पार्ट्स है ना उसे याद करने के लिए आप ये समझिए कि हमने एक ना स्ट्रक्चर की बात करें, एक हायरार्की की बात करें, बड़े से छोटे में मूव ऑन करें। तो इंडिया में जो सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या हो जाएगी? यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आ जाएगी स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर आप स्टेट की बात करें तो यूनियन टेरिटरी की बात करनी ही होगी। अब आपने यूनियन गवर्नमेंट की बात कर ली, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर ली, लेकिन हमने जाना कि इंडिया में एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है जो हमने शेड्यूल्स के टाइम पे भी पढ़ा था। वो क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो आ जाएगी पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इंडिया में आपने सारे एरियाज तो कवर कर ही लिए, लेकिन एक और बचता है क्या? शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। अब जब आपने सारे एरियाज कवर कर लिए तो इनके बीच के रिलेशन भी मैनेज करने होंगे। तो एक पार्ट लास्ट में डाल देते हैं, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर और यही है आपके नेक्स्ट पार्ट्स। आप बड़े से छोटे में मूव ऑन करें, आप ऐसा याद करिए। तो सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट की बात करें तो नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी की बात करोगे। अब इन 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की है तो इनकी भी बात करनी होगी। तो नेक्स्ट आ गए पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। सारे एरियाज कवर कर लिए तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज भी कवर करने होंगे। एक बार ये सारी चीजें हो गई तो इनके बीच के रिलेशन भी मैनेज करने होंगे, जो हो गया आपका लास्ट पार्ट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे कंफ्यूजन की कि ये जो सारे पार्ट्स है इनकी नंबरिंग को कैसे याद करें। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, कभी नंबर्स आ रहे, कभी अल्फाबेट्स आ रहे। इसलिए मैंने कहा था कि सिर्फ स्टेटमेंट याद करने से आपको पार्ट्स याद नहीं होंगे जब तक आपको पार्ट्स की थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो देखो ये चीज तो हमको बहुत क्लियर है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उसमें कितने थे? 22 पार्ट्स थे और आज तक सिर्फ एक ही पार्ट को डिलीट किया गया। कौन सा? पार्ट 7 को ही डिलीट किया गया और टोटल सिर्फ नए 4 पार्ट्स ऐड किए गए। कौन कौन से? पार्ट 4A जो रिलेट करता है फंडामेंटल ड्यूटी से, फिर है 9A और 9B और आगे 14A। तो सिर्फ ये 4 नए पार्ट्स ऐड किए गए और एक को डिलीट किया गया। इस अंडरस्टैंडिंग से अगर आप नंबरिंग को याद करोगे तो वो भी क्लियर होगा। तो चलिए क्विक रिविजन करते हैं नंबरिंग के साथ। चलिए गिनते हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4। अब अपना 5 नहीं बोलोगे, 4A बोलोगे, क्योंकि आपको पता है 4A रिलेट करता है फंडामेंटल ड्यूटी से, ये न्यूली एडेड है। इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करते हैं तो हो जाएगा 5, 6, 7 तो डिलीट हो चुका है तो होगा 5, 6, 8, 9। अब 9 के बाद हमको पता है कि 9A आएगा, 9B, 10 और 11। इस तरीके से अगर आप थोड़ा समझ के याद करेंगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने यूनियन और स्टेट की बात की थी। अब जब भी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है, इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम टाइम पंगे होते हैं वो फंड्स को लेके होते हैं, फाइनेंसेस को लेके होते हैं। इसी एंगल से आगे समझते हैं। तो आगे आपके 3 टॉपिक्स, फाइनेंस, ट्रेड एंड सर्विसेज। अगर इन तीनों के हिसाब में कोई भी गड़बड़ी हुई तो हम ट्राइब्यूनल्स के पास जाएंगे, जो एक तरीके के सब्जेक्ट मैटर कोर्ट्स होते हैं स्पीडी डिस्पोजल के लिए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिए। तो फंड्स के लिए हो गए फाइनेंस, ट्रेड एंड सर्विसेज। इनके हिसाब में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो हम ट्राइब्यूनल्स जाएंगे। अगर यहाँ पर भी बात नहीं बनती है
तो फिर हम इलेक्शंस कंटेस्ट कराएंगे। लेकिन इन सारी गर्मा गर्मी के बीच में हमें स्पेशल क्लासेस के बारे में नहीं भूलना है। स्पेशल क्लासेस क्या होंगे? वो हिस्टोरिकली, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC, ST, OBC की एडवांसमेंट की बात यहाँ पे की गई है। तो ये हो गए फंड्स, ट्राइब्यूनल्स, इलेक्शंस और स्पेशल क्लासेस, जिसमें से ट्राइब्यूनल्स आपका नया एडिशन है। इसके बाद सबसे सिंपल है ओ, एकदम सेफेस्ट ऑप्शन होता है। ओ हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, और ऑफिशियल लैंग्वेज के जस्ट बाद दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं जो रिलेट करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन और अमेंडमेंट से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे मैक्सिमम केसेस है फंडामेंटल राइट्स की बात, वो रिलेट करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। और इन दो इंपॉर्टेंट पार्ट के बीच में आ जाते हैं मिसलेनियस प्रोविजन। तो ओ सबसे सेफेस्ट ऑप्शन ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। उसके बाद आते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इमरजेंसी प्रोविजन और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दो भारी प्रोविजन के बीच में आ गया मिसलेनियस प्रोविजन। फिर आगे टेम्पररी और शॉर्ट टाइटल। अब देखो, आपको सारे 25 पार्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल गई है कि इस एक स्टेटमेंट से सारे 25 पार्ट्स आप याद कर सकते हो, ये भी पता चल चुका है। तो लास्ट में ना एक साथ इस पूरे स्टेटमेंट से सारे 25 पार्ट्स को रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पूरे स्टेटमेंट को कुछ बैचेस में डिवाइड कर रखी है, अच्छे से आपको याद हो, कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो पहला बैच हमने कैसे याद किया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटी। फिर दूसरे बैच में हमने एक स्ट्रक्चर की बात की, बड़े से छोटे। तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट की बात करो तो यूनियन टेरिटरी की बात करोगे। अब स्टार्टिंग में आपने यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की बात की, तो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी डिस्कस करने होंगे। तो पी से हो गया पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, शेड्यूल्ड एरियाज। और आर से हम यूनियन और स्टेट के बीच के रिलेशन की बात करेंगे। अब थर्ड बैच कैसे याद करोगे, ये ध्यान रखना, मतलब ये इमेजिन कर लेना कि यूनियन और स्टेट के बीच जो मैक्सिमम पंगे होते हैं वो फंड्स को लेके होते हैं, फाइनेंसेस को लेके होते हैं। यहीं से हम नेक्स्ट बैच याद करेंगे। तो ये हो गया आपका फाइनेंस, ट्रेड और सर्विसेज। इसमें अगर कुछ भी घपला होगा तो हम बोलेंगे कि हम ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे। यहाँ पे भी मैटर अगर नहीं सुलझेगा तो हम इलेक्शंस कराएंगे। और इन सब के बीच में हमको स्पेशल क्लासेस के बारे में नहीं भूलना है। फिर जो लास्ट बैच है सबसे सेफ, ओ से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी प्रोविजन, मिसलेनियस, अमेंडमेंट, टेम्पररी और शॉर्ट टाइटल। तो ये हो गए आपके 25 पार्ट्स। अब इनकी नंबरिंग भी आप आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि अभी तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि ओरिजिनली हमारे पास 22 पार्ट्स थे, आज अपना हमारे पास 25 पार्ट्स है। सिर्फ एक ही पार्ट को डिलीट किया गया है, पार्ट 7 को, और सिर्फ 4 पार्ट्स को ऐड किया गया है, 4A, 14A, 9A और 9B। इसको मैंने ऐसे इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से विजुअली याद हो जाए, 4499। तो 4A, 14A, 9A, 9B सिर्फ इन्हीं पार्ट्स को ऐड किया गया और 7th पार्ट को डिलीट किया गया। अब चलो इसे नंबरिंग से याद करते हैं। तो ये हो जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5। 5 आएगा क्या? नहीं, 5 नहीं आएगा क्योंकि 4A आएगा। तो ये हो गया पार्ट 1, 2, 3, 4, 4A। फिर आएगा 5, 6, 7 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि पार्ट 7 डिलीट कर दिया गया। तो 5, 6, 8, 9। फिर क्या आएगा? 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14। फिर क्या आएगा? 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। लास्ट नंबरिंग 22 पार्ट है, लेकिन टोटल 25 पार्ट्स है। अब चलो शेड्यूल्स की बात करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट से आप सारे 12 शेड्यूल्स याद कर सकते हो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम 12 लेटर्स है, हर एक लेटर एक शेड्यूल से रिलेट करता है। चलो देखते हैं। टेरिटरी, इमोल्यूमेंट, एफर्मेशन, राज्यसभा। एस से हो गया शेड्यूल्ड एरिया, जो 10 स्टेट्स है। अगर ये शेड्यूल्ड एरिया हो गया तो ये हो गया अदर एरिया, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, AM PM वाले स्टेट्स। फेडरल स्ट्रक्चर, ओ से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे भी ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे भी ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर ये हो गया लैंड रिफॉर्म, एंटी डिफेक्शन लॉज, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। तो 12 लेटर्स, 12 शेड्यूल। तो ये हो गए आपके शेड्यूल्स और पार्ट्स को याद करने की ट्रिक। तो आज की वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत मजा आया। तो मैंने ये सोचा है कि ऐसे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे आर्टिकल्स को कैसे याद किया जा सकता है, उसकी भी मैं एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ, जिसकी अपडेट पाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आज के इस वीडियो में जो हमने पार्ट्स और शेड्यूल्स को याद करने की ट्रिक्स जानी है, उसे हमेशा के लिए याद करने की भी 2 ट्रिक है। पहला, पेन और पेपर लेके 2-3 मिनट लिखते जाओ, आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएगी। और दूसरा ट्रिक है कि सीखी हुई चीजों को अपने दोस्तों को भी समझाओ, क्योंकि ज्ञान सच में बांटने से बढ़ता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला हो। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आप डटे रहे, आपने मेहनत करके इतनी सारी नई चीजों को सीखा है। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कोर्स को जरूर चेकआउट करेगा, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
That's it for now. See you in the next class. Bye bye.